जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3192। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जब वे प्रकाश के पवित्र पर्वत की तलहटी में पहुंचे तो उन्हें प्रकाश के पवित्र पर्वत से भयानक ग्रेट पाथ शॉकवेव्स की लहरें बाहर आती हुई महसूस हुई। उनमें से अधिकांश को प्रकाश के पवित्र पर्वत पर मैट्रिक्स द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। हालांकि अधिकांश शॉकवेव्स को होली लाइट माउंटेन पर सरणियों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, फिर भी शॉकवेव्स का एक छोटा सा हिस्सा बाहर आ रहा था। होली लाइट माउंटेन को घेरने के बाद फेगई कबीले ने तुरंत अपनी सेनाएं जुटाना शुरू कर दिया। लाइट रेस की पैतृक भूमि पर स्वीप करने के लिए विशेषज्ञों को भेजा, जिससे लाइट रेस की आखिरी नींव पूरी तरह से नष्ट हो गई। यह मानव जाति को खत्म करने का युद्ध था। नरमी के लिए कोई जगह नहीं थी और कोई भी नर्म होना नहीं चाहता था। लाइट कबीले का उदय बड़ी संख्या में मानव कबीले के सदस्यों की दुखद मृत्यु या अपहरण और दास्ता के साथ हुआ था। दोनों पक्षों के बीच जमा हुई नफरत समुद्र जितनी गहरी थी और सुलह की कोई संभावना नहीं थी। ये सिर्फ इतना था कि मानव जाति लाइट रेस को हिलाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से इसे सहन किया। दूसरी ओर लाइट रेस भी मानव पूर्वज सुई सॉवरेन से डरती थी। यही वजह थी कि उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आज सबसे बड़ा परिवर्तन और अवसर लाइट रेस येज़िवेन के पास आया। पिछली लड़ाई में लाइट कबीले की सैन्य शक्ति नष्ट हो गई थी। बाकी हिस्सा कोई बड़ा पलटवार कर ही नहीं सका। यहाँ तक कि अगर एक कोने में घिरा कुत्ता दीवार पर कूद जाए और मौत से पहले मुकाबला करे तो भी वह स्थिति को नहीं बदल सकता। यह इस बात से अधिक कुछ नहीं था कि सफल होने में कितना खर्च आएगा। हालांकि अग्रिम पंक्ति में फेगई कबीले और मध्य में मानव संप्रभु क्षेत्र के साथ लाइट रेस के शेष विशेषज्ञ कुछ नहीं कर सके। यहाँ तक कि अगर कोई अर्थ सम्राट भी था जो बंद दरवाजे की खेती से बाहर आया था, तो वह दो मानव शाही सम्राटों से बच नहीं पाएगा। जब तक कि लाइट रेस के शाही सम्राट होली लाइट माउंटेन से भाग नहीं गए, लेकिन यह और भी अधिक अवास्तविक था। हालांकि सेना पागलपन से आगे बढ़ रही थी, फेंगई कबीला होली लाइट माउंटेन पर लड़ाई पर ध्यान दे रहा था। आमतौर पर दृश्य को अवरुद्ध करने वाली कई बाधाएं और सरणी थी, इसलिए यहाँ तक कि शाही सम्राट भी मानव जाति के बुजो पर्वत की तरह अंदर की स्थिति पर जासूसी नहीं कर सकते थे। हालांकि शाही सम्राटों के बीच लड़ाई पहले ही होली लाइट माउंटेन की बाधाओं और सुरक्षा को तोड़ चुकी थी और कोई रक्षात्मक बाधा नहीं थी। वह देख सकता था कि येज़िवेन इस समय कई संप्रभु सम्राटों से घिरा हुआ था। ऐसे कई अर्थ सम्राट और गॉड किंग्स भी थे जिन्होंने येज़िवेन का विरोध करने के लिए एक गठन स्थापित करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो भले ही येज़िवेन वहां खड़ा होता और उन्हें उसे मारने देता, वे उसके एक भी बाल को छू नहीं पाते। इतने सारे विशेषज्ञों के घेरे के बावजूद येज़िवेन बेफिक्र रहे। उस पर मौजूद टेम्पोरल रोब अब अस्तित्व के अंदर और बाहर नहीं झिलमिलाता था। इसके बजाय ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह लगातार समय के नियमों पर प्रहार कर रहा था। समय समय पर कुछ देवराज और अर्थ सम्राट समय के नियमों की चपेट में आ जाते थे और हड्डियों के ढेर में तब्दील होने से पहले चौंकाने वाली दर से बूढ़े हो जाते थे। ये एक ऐसी तकनीक थी जो किसी भी हमले से भी ज्यादा भयानक थी। ये शक्तिशाली हस्तियां, जो 3 लोकों और 5 तत्वों से परे जाने का दावा करती थी, जो समय से अप्रभावित थी, थोड़े से सदमे से ही भयानक मौत मर गई। यहाँ तक कि संप्रभु लॉर्ड्स भी इस तकनीक से बेहद भयभीत थे। उनके भौतिक शरीर पहले से ही अविनाशी थे और वे स्वर्ग और पृथ्वी के अनुरूप थे। हालांकि समय के नियमों का सामना करना अभी भी एक सिरदर्द था। हालांकि यह बहुत अधिक प्रतीत नहीं होता था। इन संप्रभु लॉर्ड्स के पास अक्सर लाखों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों की खेती होती थी। हालांकि अगर ऐसा कई बार होता तो यह अभी भी सिरदर्द था। इस अवधि के दौरान येज़िवेन का समय के नियमों का उपयोग दूसरे स्तर तक बेहतर हो गया था। वह टेम्पोरल रॉब को पूरी तरह से सक्रिय करने की परिस्थितियों में इसे हासिल करने में सक्षम था। निस्संदेह इसकी कोई कीमत नहीं थी।
टेम्पोरल रॉब को लगातार सक्रिय करने के लिए भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ये ज़िविन लगातार ड्रैगन की नस को जला रहा था। टेम्पोरल रॉब के अलावा ये ज़िविन की विभिन्न तकनीकों ने भी ये घेरा दिया। संप्रभु प्रभु एक सिरदर्द। इन संप्रभु लॉर्ड्स की क्षमताओं के साथ उन्हें युद्ध के कुछ नियमों को बहुत जल्दी समझने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि वास्तविकता ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये ज़िवेन की 3000 मार्शल आर्ट में बहुत अधिक विविधताएं थी। किसी भी मार्शल आर्ट को अलग से तैयार किया जा सकता है। हालांकि वह मुख्य रूप से उन कुछ मार्शल आर्ट का उपयोग करता था, वह उन्हें दोहराए बिना किसी भी समय बदल सकता था। इससे अक्सर उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर मार्शल आर्ट बिल्कुल अलग थी। कुछ तेज थे, कुछ भारी थे, कुछ बिजली की तरह तेज थे, और कुछ ढहती हुई दुनिया की तरह थे। प्रत्येक मार्शल आर्ट से निपटने का तरीका अलग था। बीच में आक्रमण बदलने की ये ज़िवेन की पद्धति ने भी उन्हें सिर दर्द दिया। थंडर झील के कई विशेषज्ञों को अकेले स्वर्ग हिलाने वाले थंडर सम्राट द्वारा दबा दिया गया था। उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इसके अलावा ये ज़िवेन का रौद्र रूप देखने के बाद उनमें भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। ये तो बस मौत को दावत देना था। हालांकि जैसे ही वे पीछे हटने वाले थे, उन्हें कुछ चौंकाने वाला पता चला। पवित्र रेडियंस पर्वत वास्तव में घिरा हुआ था और मानव जाति सेना पहले ही पवित्र रेडियंस पर्वत के तल तक पहुंच चुकी थी। दूसरे शब्दों में, उनके पीछे हटने का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया गया था। अचानक वे घबरा गए, विशेषकर थंडर लेक के कुछ संप्रभु लॉर्ड्स। वे लगभग उठे और मानव जाति की विशाल संरचना से बाहर निकल गए। उन्हें दूसरों की परवाह नहीं थी, वे बस फंसना नहीं चाहते थे। हालांकि स्वर्ग हिलाने वाले गड़गड़ाहट सम्राट ने जल्द ही इन लोगों की गतिविधियों पर ध्यान दिया। वह चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? स्वर्ग हिलाने वाले थंडर सम्राट, हालांकि आपने अब मानव जाति के मार्शल सम्राट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, फिर भी आप थंडर लेक से हैं। क्या आप वास्तव में हम सभी को यहाँ मारे जाने देना चाहते हैं? थंडर लेक के एक संप्रभु स्वामी ने खड़े होकर कहा। वे पहले भी शांत रह सकते थे क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सबसे खराब स्थिति में वे बस बच सकते थे। हालांकि अब जब मानव जाति सेना ने होली लाइट माउंटेन को घेर लिया था, तो उनके लिए बच निकलना असंभव था। एक बार ये ज़िवेन आजाद हो गया तो परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होंगे। इस समय न केवल स्वर्ग हिलाने वाले थंडर सम्राट, बल्कि छाया सम्राट ने भी थंडर झील के कई विशेषज्ञों की गतिविधियों पर ध्यान दिया था। उसने तुरंत कहा, अब भागने से क्या फायदा? यदि आप थंडर लेक तक भाग भी गए, तो क्या आप मानव जाति सेना के घेरे से बच सकते हैं? आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते और इस मार्शल सम्राट को मार डालते हैं? थंडर लेक के कई विशेषज्ञों ने जब ये सुना तो वे चौंके बिना नहीं रह सके। वास्तव में एक बार जब ये ज़िवेन मुक्त हो गए, तो वे थंडर झील में वापस भागने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही वे थंडर झील में वापस भाग भी जाएं। क्या ये ज़िवेन के थंडर झील में प्रवेश करने के बाद भी वे बच निकलने में सक्षम होंगे? वे कहां भाग सकते थे? यदि वे हाथ मिलाने के बाद भी ये ज़िवेन को नहीं मार सके, तो वे क्या कर सकते थे? ये सोचते सोचते कई लोगों की आंखों में अचानक एक अशुभ चमक आ गई। थंडर लेक से आवारा कुत्तों की तरह भगाए जाने और कभी वापस न लौट पाने से बेहतर था कि उससे लड़ लिया जाए। ये सही है, चूंकि हम वैसे भी मरने वाले हैं, चलो उससे लड़ें। थंडर लेक के एक संप्रभु स्वामी ने एक निर्णय लिया और खड़े होकर कहा, स्वर्ग हिलाने वाले थंडर सम्राट, अतीत में हमने थंडर लेक पर शासन करने के लिए आपका अनुसरण किया था। अब जब आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो आप हमें मरते हुए नहीं देख सकते। यदि आप वास्तव में हमें मरते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें दोष न दें असभ्य होने के लिए। थंडर लेक के इन विशेषज्ञों को एक मृत अंत में मजबूर किया गया था। स्वाभाविक रूप से उन्हें स्वर्ग हिलाने वाले गड़गड़ाहट सम्राट की रोकथाम की परवाह नहीं थी। वे स्वर्ग हिला देने वाले गड़गड़ाहट सम्राट से लड़ना चाहते थे। स्वर्ग कंपाने वाले गड़गड़ाहट सम्राट का रंग अत्यंत कुरूप हो गया।
थंडर लेक के इन लोगों ने उसके विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किया था। हालांकि संप्रभु लॉर्ड्स की स्थिति समान थी, फिर भी वह नेता थे। वह पहले से ही खुद को थंडर लेक का मालिक मान चुका था। अब इन लोगों का व्यवहार उसे विद्रोह जैसा लग रहा था। इसके अलावा क्या वह इन लोगों को जाने दे सकता है? ये बिल्कुल असंभव था। ये जीवेन सिर्फ एक विचार से उसे मार सकता था, और वह बिना दफन स्थान के मर जाएगा। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि यह एक गरीब ताओवादी की मौत थी या साथी ताओवादी की। दोनों पक्ष मरना नहीं चाहते थे। लड़ाई जारी थी टूटने की कगार पर। एक और भयानक सॉवरेन लॉर्ड युद्ध क्षेत्र एक पल में बन गया। स्वर्ग हिलाने वाले थंडर सम्राट, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में उस व्यक्ति के लिए काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम सभी यही मर जाएं। थंडर लेक के एक संप्रभु स्वामी ने कहा, यदि आवश्यक न हो तो वे यहाँ स्वर्ग हिला देने वाले गड़गड़ाहट सम्राट के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे। वास्तव में उन्हें ये भी पता नहीं था कि स्वर्ग हिलाने वाले गड़गड़ाहट सम्राट को नियंत्रित कर लिया गया था। इसके अलावा यह मामला स्वर्ग हिला देने वाले वज्र सम्राट के लिए भी अपमानजनक था। इसलिए वह ये कहने की पहल नहीं करेगा। थंडर लेक में कई विशेषज्ञ थे। हालांकि स्वर्ग हिलाने वाला थंडर सम्राट अधिक मजबूत था, इसलिए इस लड़ाई का नतीजा थोड़े समय में निर्धारित नहीं किया जा सका। स्वर्ग को हिला देने वाला गड़गड़ाहट सम्राट बस तब तक रुकना चाहता था जब तक ये जीवेन अपने हाथ मुक्त नहीं कर लेता। उस स्थिति में सभी समस्याएं अब कोई समस्या नहीं रहेंगी। तो फिर हमें असभ्य होने का दोष मत दो। सहसा स्वर्ग कंपाने वाले गड़गड़ाहट सम्राट को जैसे कोई आदेश मिला हो। उन्होंने कहा, रुको, आप और क्या कहना चाहते हैं? एक संप्रभु प्रभु ने तुरंत कहा, यदि वे कर सकते तो वे स्वर्ग हिलाने वाले गड़गड़ाहट सम्राट के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। ये समय की बर्बादी होगी। तो क्या हुआ अगर वे अंततः जीत गए? सबसे महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाएगा। क्या आपने कभी भविष्य में मानव जाति के शिविर में शामिल होने के बारे में सोचा है? स्वर्ग हिलाने वाले गड़गड़ाहट सम्राट ने कहा, मानव जाति का अभी उदय हुआ है, इसलिए 4 प्रांतों पर शासन करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए लोगों को भर्ती करने का समय आ गया है। उस स्थिति में आप मानव जाति के शिविर में शामिल क्यों नहीं होते? साथ में आपकी ताकत, आप एक उच्च पद पर होंगे। तो आप थंडर लेक में एक अत्याचारी की तरह कार्य करने के बजाय 4 प्रांतों के शासक क्यों नहीं बन जाते? भविष्य में मानव जाति अधिक स्थानों पर शासन करेगी। थंडर लेक के विशेषज्ञों ने जब ये सुना तो वे दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग हिलाने वाला थंडर सम्राट उन्हें भर्ती करना चाहेगा। कई तेज तर्रार लोगों को तुरंत एहसास हुआ कि मानव जाति वास्तव में उन्हें भर्ती करना चाहती थी। इसलिए मानव जाति द्वारा 4 प्रांतों पर विजय प्राप्त करने के बाद वे स्वाभाविक रूप से दुनिया भर से नायकों की भर्ती करेंगे। अन्यथा मानव जाति के लिए एक ही जाति की ताकत से 4 प्रांतों पर विजय प्राप्त करना यथार्थवादी नहीं होगा। किसी की ताकत बढ़ाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात पूरा किया जा सके। इसमें लाखों या लाखों वर्ष भी लग सकते हैं। इस समय दुनिया के नायकों को अपने उपयोग के लिए भर्ती करना अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे यथार्थवादी और तेज तरीका था। लाइटनिंग मार्शलैंड के विशेषज्ञों के लिए यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।